गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स का सेकेंड चैप्टर का प्रश्नावली 2। सेकेंड जो प्रश्नावली है उसको पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके पहले प्रश्नावली में हम लोगों ने समीकरण बनाना और समीकरण को ग्राफ विधि से हल करना पढ़ चुके हैं। तो इस विधि में समीकरण को हल करने के तरीके पढ़ेंगे, कितने प्रकार से किसी समीकरण को हल कर सकते हैं, उससे लेके क्वेश्चन प्रश्नावली 2 में है। तो उसको पहले कितनी विधि होती है समीकरण को हल करने का ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। और पुराने जो पिछले क्लास में जो समीकरण वाला बताया था, समीकरण बनाते कैसे हैं, जो क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का और बचा हुआ क्वेश्चन बना के देख लेना ना एक बार और, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला होता है किसी भी दो चर वाले समीकरण को हल करने की ग्राफी विधि, जिसको मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ कि जब भी दो चर वाले किसी समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो जब दोनों रेखा एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। प्रतिच्छेद बिंदु पे x और y के जो निर्देशांक होंगे वही क्या होंगे, x और y के मान होंगे। आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ये तीन विधि पढ़ेंगे आज। तो इसके लिए क्वेश्चन लिया हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को तीनों विधि से बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं। कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं, जिनकी आँखों की कुल संख्या, उनकी आँखें मतलब टोटल जो कबूतर और उस गायें हैं उसकी आँखों की कुल संख्या 120 है और पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताना है कि कुल कितनी गायें हैं और कुल कितने कबूतर हैं। क्वेश्चन बार ध्यान से और पढ़ लेना। समीकरण पहले बनाना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिना समीकरण बनाए इस प्रश्नावली के कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर इस टाइप का अगर इबारती क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो देखो इसमें लिखा है सबसे पहले एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं। पता नहीं है कितना कबूतर कितना गाय हैं, तो उसको मान लेते हैं x कबूतर है और y गायें हैं। मैं समीकरण को अभी डायरेक्ट हल करूंगा विधि से, तो यहाँ पर सिर्फ समीकरण के लिए माना कि x कबूतर है और y गायें हैं, ठीक। x कबूतर है और y गायें हैं। अब जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है, तो कबूतर की भी दो आंखें होती है और गाय की भी दो आंखें होती है। तो दोनों का x गायें हैं तो उसकी टोटल कितनी आंखें होंगी, 2x, 2 का गुणा करोगे क्योंकि एक गाय की कितनी आंखें होती है, दो आंखें। उसी प्रकार क्या है, कबूतर और गायें, तो एक गाय की भी क्या होती है, दो आंखें होती है, इसलिए उसका भी क्या होगा 2y। एक y मतलब एक गाय की दो आंखें होती है, इसलिए कितना होगा 2y। और x एक कबूतर का है तो एक कबूतर जो होता है उसकी भी दो आंखें होती है, तो टोटल जितने भी कबूतर हैं x कबूतर, उनकी टोटल आंखों की संख्या क्या हो जाएगी 2x। ये याद रखो, मतलब सिंपल सा है। एक कबूतर और एक गाय की दो आंखें होती है, एक कबूतर और एक गाय की दो आंखें होती है, लेकिन हम टोटल कुछ कबूतर हैं तो माना उसके पास x कबूतर है, x कबूतर लिए हैं तो x कबूतर की टोटल कितनी आंखें होंगी, 2 का गुणा कर देंगे। उसी प्रकार y गाय हैं तो y गायों की टोटल कितनी आंखें होंगी, तो 2 का गुणा कर देंगे। और टोटल कितनी आंखें दी गई है 120। तो यदि 2x मतलब गाय मतलब कबूतर की टोटल जो आँख है और गाय की जो टोटल आँख है उसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा 120, क्वेश्चन में दिया है। तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। प्रश्नानुसार। और उसके बाद है पैरों की संख्या। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो टोटल कबूतर के पैरों की संख्या क्या होगी 2x ही होगी। लेकिन गाय के पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है एक गाय की। तो अगर y गाय है तो y गायों की टोटल कितनी संख्या होगी 4y। y गाय हैं तो y गायों की टोटल कितनी पैरें होंगी 4y पैर। और दोनों मिलाकर कितना दिए है, तथा पैरों की कुल संख्या मतलब गाय और कबूतर दोनों के पैरों की कुल संख्या कितनी है 180।
ये 180, ये दो समीकरण बन गया। एक बार और देख लो, क्योंकि समीकरण बनाना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये बन गया तो हल कर सकते हो आसानी से। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं, कुछ गायें, मान लो एक्स गायें हैं और वाई मतलब कुछ कबूतर है और कुछ गायें हैं। तो हमने क्या किया, एक्स कबूतर मान लिए, टोटल उसके पास जितने कबूतर है उसको क्या मान लिए, एक्स कबूतर है उसके पास और वाई गाय है। अब वो पता है हमें कि एक गाय के पास एक, पहले कबूतर लिख लेते हैं, एक कबूतर की कितनी आंखें होती है, कबूतर की दो आंखें होती है, कितनी होती है, दो। तो यदि एक्स कबूतर है तो उनकी कितनी आंखें होंगी, दो एक्स, ये दो एक्स। इसी प्रकार यदि गाय लिखेंगे तो गाय के लिए भी क्या होगा, एक गाय की आंखें कितनी होती है, दो। तो यदि वाई गाय होगा तो कितनी आंखें होंगी, दो वाई। उसी प्रकार पैर, पैर के लिए भी लिख सकते हैं कि एक जो कबूतर है उसकी पैरों की संख्या होती है कितनी, दो। तो यदि एक्स कबूतर है तो उनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x। यदि वाई गाय है तो एक गाय की पैरों की संख्या कितनी होती है, 4। तो टोटल जो गाय हैं, कितनी गाय हैं, वाई, तो उनकी पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4y। अब क्वेश्चन में आगे दिया है कि कुल टोटल आंखों की संख्या 120 है, इसलिए गाय कबूतर और गाय की आंखों की संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा, 120, और पैरों की संख्या 180, कुल टोटल पैरों की संख्या, इसलिए गाय कबूतर और गाय के जो पैरों की संख्या को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट वही है कि समीकरण बना लिए तो हल हो जाएगा। तो समीकरण बनाना प्रैक्टिस कर लेना जितना भी क्वेश्चन हो सके। अब पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। ये वाला ग्राफ विधि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले क्लास में बताया था, ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाना, इन दोनों समीकरण का ग्राफ बना लोगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु क्या होगा, वही बिंदु के एक्स और वाई निर्देशांक जो होंगे वो एक्स और वाई के मान होंगे। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, पहली विधि देखते प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कैसे करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, प्रतिस्थापन मतलब एक जो चर है उसके मान को दूसरे एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है। प्रतिस्थापन मतलब ही क्या होता है, एक में से मान निकालो और दूसरे में उसको रख दो। जैसे कि पहला समीकरण है उससे हम एक्स का मान निकालेंगे और दूसरे में उस एक्स के मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो पहला समीकरण से लेते हैं, क्या करेंगे, एक्स का मान निकालना है तो वाई 2y को इस बार पक्षांतर कर देंगे, ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 120, ये प्लस है उस पर जाके क्या हो जाएगा -2y, इधर बना देता हूँ जगह कम पड़ जाएगा, 2x इक्वल टू 120 पक्षांतर किए तो हो जाएगा -2y। अब x का मान निकालना है तो 2x को भी क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखो 2x ही है तो दूसरे समीकरण में डायरेक्ट 2x का मान रख देंगे और इस 2 को भी पक्षांतर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 है और 2x का मान अगर इसमें से इसमें रख देंगे, समीकरण 2 में दूसरा समीकरण जो है उसमें 2x का मान रखने पर 2x इक्वल टू कितना है 120 - 2y रखने पर तो क्या हो जाएगा, इस वाले समीकरण में 2x की जगह इतना रखना है तो 2x की जगह रखेंगे 120 - 2y इक्वल टू, नहीं यह बचा है प्लस क्या है 4y और
इक्वल टू 180। ये देखो 2x की जगह क्या रख दिए 120 माइनस 2y। जो समीकरण 1 से 2x का मान निकाले थे उसी को क्या किए यहाँ पर रख दिए, प्रतिस्थापित कर दिए। अब देखो 120 को उस पार ले जाएंगे, क्या होगा, ये प्लस है उस पार जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और दोनों क्या है y है। तो 4y में अगर 2y घटाओगे तो कितना बचेगा 2y, 4y है और उसमें 2y घटाओगे कितना बचेगा 2y, और बड़े के सामने प्लस है इसलिए प्लस ही आएगा, और इक्वल टू, और इसको इस पार पक्षांतर कर देंगे तो 180, और ये प्लस में है उस पार जाके क्या हो जाएगा 100 माइनस में 120। अब 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 में 180 में 120 घटाओगे तो 60, 60 और 20 80 तो 180 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणा में है उस पार जाके भाग में हो जाएगा, भाग कर देंगे 2 का, तो 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6 यानी कितना 30। तो y इक्वल टू क्या हो गया 30। ठीक, तो क्या निकल गया, गायों की संख्या निकल गई। गाय कितनी है उसके पास 30 गाय हैं। बचा क्या है कबूतर की संख्या निकालना, कबूतर भी तो ज्ञात करने हैं। तो इस y का मान इन दोनों में से किसी एक समीकरण में रख सकते हो, कोई भी एक में रख दोगे तो क्या होगा x की मान निकल जाएगा। तो x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या करता हूँ, पहले वाले समीकरण में y बराबर 130 रख देता हूँ। समीकरण 1 में y इक्वल टू 30 रखने पर क्या होगा, इसमें y की जगह क्या रखना है 30 रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y है, तो 2 इंटू कितना करेंगे 30 इक्वल टू कितना है 120। y की जगह क्या रख दिए 30 रख दिए पहले वाले समीकरण में। अब 2x से ही रहेगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 120। 2x इसको पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस है उस पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 120 में घटा देंगे 60 को, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना 60, और 1 से इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 इंटू 2 यानी फिर से 30। तो क्या आएगा 30 गाय हैं उसके पास और क्या है 30 उसके पास कबूतर, मतलब ये गाय की संख्या है, y क्या ली है गाय ली है इसलिए 30 गाय हैं, और क्या है 30 उसके पास क्या है कबूतर है। यहाँ भी निकल गया 1 से बराबर कितना 30। तो ये तो पहली विधि हुई। तो एक बार और देख लो अगर नहीं समझ आया होगा तो। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक भारतीय क्वेश्चन दिया है तो उसमें समीकरण बनाना है। समीकरण प्रतिस्थापन विधि, नाम से स्पष्ट है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक जो समीकरण है उसमें से किसी x या y कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे और उसको दूसरे समीकरण में क्या करोगे रख दोगे, तो एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा। उसके बाद जो मान निकलेगा उसको फिर किसी समीकरण में उसका मान रख दोगे तो फिर से मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहला जो समीकरण है ये वाला, उसमें से x का मान निकाले हैं। तो यहाँ पर देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर पहले समीकरण में ये 2i को इस पार पक्षांतर कर दिए, तो ये प्लस में था, इस पार जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो 2x इक्वल टू 120 माइनस क्या हो गया 2i। अब यहाँ पर 2x है तो इसलिए डायरेक्ट क्या किया 2x का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 2 में, समीकरण 1 से 2x का मान निकाले और समीकरण 2 में क्या किए रख दिए। समीकरण 2 में 2x इक्वल टू 120 माइनस 2y रखने पर क्या हो जाएगा 120 माइनस 2y रख दिए 2x की जगह, प्लस 4y पहले से ही था इक्वल टू 180। अब देखो 2y और 4y समान सजात हैं, मतलब दोनों में y है और y के घात 1 है, तो दोनों को आपस में घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या होगा घटेगा, तो 4y में 2y घटाओगे तो कितना आएगा 2y। अब बड़े के सामने प्लस चिन्ह है इसलिए क्या है प्लस में आया।
अब 120 को इस पार पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो 2y बराबर हो जाएगा 60। उसके बाद y इक्वल टू 2 है, गुणा में है, इस बार आके भाग हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/2, यानी कि कितना 30। तो y का मान निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो। मैंने किस में रखा है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y इक्वल टू 30 रखने पर क्या हो जाएगा, 2x है प्लस 2y, तो y की जगह रख दिया मैंने 30, तो 2x प्लस 2 इंटू y की जगह रख दिया मैंने क्या 30, तो 30 हो गया, इक्वल टू कितना है 120। अब 2x प्लस 30 दूनी कितना हो गया 60, और 60 को उस बार पक्षांतर किए तो -60, तो 120 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 60। 2x बराबर 60 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का उस पार करेंगे तो भाग में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इस समीकरण में भी मान रख के देख सकते हो, इसमें भी आंसर वही आएगा, इसमें भी रख के देख लो। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या किया, पहले समीकरण में रखा था, अगर y का मान तुम दूसरे समीकरण में भी रखोगे तो भी आंसर आ जाए। मान लो यहाँ y की जगह क्या रखता हूँ मैं 30, तो 2x है प्लस 4y है यहाँ पर, तो 4 इंटू कर दूंगा 30, y की जगह क्या रख दिया 30, और इक्वल टू में है 180, तो 2x प्लस 4 तिया 12, 120 इक्वल टू 180। अब 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर प्लस में है उस पर जाके माइनस में, तो 180 माइनस 120, तो 2x बराबर हो जाएगा 60, और x बराबर हो जाएगा 60/2, और x कटा दोगे 30 दूनी 60, तो x बराबर कितना 30। तो इसमें भी x बराबर 30 आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, तो कोई भी समीकरण में मान रख सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि में याद ये रखना है कि पहले समीकरण से क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरी विधि, विलोपन विधि को पढ़ते हैं। समीकरण यही रहेगा, सिर्फ हल करेंगे दूसरी विधि से। एक ही क्वेश्चन को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि विधि क्या है अलग अलग, उसमें क्या डिफरेंस है ये समझ आ जाए, फिर बाकी क्वेश्चन कोई भी विधि से बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। तो चलिए देखते हैं, इसी समीकरण को क्या करना है, इस बार विलोपन विधि से बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि से बना के बता चुका हूँ, अब इसी क्वेश्चन को ही विलोपन विधि से हल करते हैं दोनों समीकरण को। एक विलोपन मतलब क्या होता है, गायब कर देना या फिर विलुप्त कर देना, मतलब कोई भी एक से या फिर y वेरिएबल को जीरो करना है, जोड़कर या फिर घटाकर कोई भी एक वेरिएबल को क्या करना है, जीरो करना है। उसके बाद दूसरे वेरिएबल का मान निकल जाएगा, दूसरे चर का, उसको पहले फिर कोई भी समीकरण में रख के मान निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना कि दोनों जो समीकरण हैं उनके किसी भी एक वेरिएबल का क्या हो, गुणांक समान होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्या है, 2 और 2x दोनों समान हैं, तो इसको अगर घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर समान नहीं है तो समान करने के लिए समीकरण में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा किसी संख्या का, जिससे कि कोई भी एक वेरिएबल का जो गुणांक है वो आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। अब ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, यदि इन दोनों समीकरण को घटा देंगे, पहले समीकरण में यदि दूसरे समीकरण को घटाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, तो घटाने पर हमेशा याद रखना चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, इसके सामने प्लस है वो भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x में 2x से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0। और यही होना चाहिए, मतलब कोई भी एक वेरिएबल का हो जाए, 0 हो जाए, इस प्रकार ही घटाना है या फिर जोड़ना है। और 2y और 4y के सामने क्या है, माइनस है, चिन्ह बदल चुका है, बड़ा है, और एक प्लस में है एक माइनस में, घटेगा लेकिन माइनस में आएगा 2y, क्योंकि बड़े के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब 180 के सामने माइनस है, इधर 120, तो प्लस माइनस है, घटेगा, तो 180 में 120 घटाओगे तो -60, बड़े के सामने माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस आया है। अब देखो पक्षांतर कर दोगे, मतलब ये दोनों साइड माइनस है, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हो 2y 60, क्योंकि इसको इस पर लाओ या फिर इसको इस पर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, या फिर गुणा होगा दोनों का तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। 2y बराबर 60 और y बराबर, ये गुणा में है, इस पर जाके क्या हो जाएगा, भाग, y बराबर कितना आ गया 30।
इस विधि से भी बनाए थे प्रतिस्थापन विधि से, तो भी कितना आया था y बराबर 30, तो इसमें भी वही आएगा। विधि अलग है पर आंसर सेम ही आएगा। अब x का मान ज्ञात करना है तो y के मान को किसमें, कोई भी एक समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। मान लो इस बार दूसरे समीकरण में रख के बताता हूँ, उस बार पहले समीकरण में रखा था, इस बार समीकरण 2 में y बराबर 30 रखने पर क्या होगा, ये समीकरण 2 है तो इसमें y बराबर 30 रखेंगे तो समीकरण 2x है प्लस और 4y, तो 4 इंटू कितना करेंगे 30 इक्वल टू कितना था 180। अब यहाँ माइनस वाला ये घटाएं हैं इसलिए चेंज हुआ है ना, वो पहले जो समीकरण था क्या था 2x प्लस 4y इक्वल टू 180, इसलिए उसी समीकरण में रखना है जो पहले था प्रारंभ में जो दिया गया। अब देखो 2x इंटू प्लस 4 इंटू 30 मतलब 4 गुणित 30 है और 180, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 120। अब इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x 180 माइनस 120 और आएगा 2x इक्वल टू 60 और 1 से इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि 30। तो पहले भी हल किए थे तो x का मान 30 आया था और y का मान भी क्या आया था 30 आया था। तो विलोपन विधि पहले विधि से हल किए थे, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किए थे, पहले वेरिएबल में से एक समीकरण से एक वेरिएबल मतलब चर का मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिए थे। अब विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलोपन विधि में कोई भी एक वेरिएबल को जीरो करना होता है, जोड़कर या फिर घटाकर। तो क्या जीरो करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एक वेरिएबल का जो गुणांक है वो क्या हो, समान होना चाहिए, तभी जीरो होगा, जोड़ घटाओगे तो। इसलिए अगर यहाँ तो समान था इसलिए मैं डायरेक्ट घटा दिया। अगर कोई समीकरण में मान लो यहाँ पर 3 दिया रहता है, यहाँ पर 2, तो क्या करते 2 का इसमें गुणा कर देते 3 का इसमें, तो दोनों क्या हो जाता 6, तो दोनों को घटाते तो 0। तो आगे और क्वेश्चन है उसमें देखेंगे वो। तो सबसे पहले क्या करना है, गुणांक समान करना है, उसके बाद घटा देना है। तो घटाओगे तो एक वेरिएबल का जो मान है वो 0 हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वेरिएबल देखो 4y में अगर 2y घटाओगे कितना आएगा 2y, और ये बड़े के सामने माइनस है इसलिए माइनस, और 180 में 120 घटाओगे 60, और 180 के सामने माइनस है, 180 बड़ी संख्या इसलिए माइनस लगा। अब दोनों साइड माइनस है इसलिए माइनस क्या हो गया, हट गया है, क्योंकि अगर इसको पक्षांतर करोगे प्लस में आ जाएगा, इसको उस पर ले जाओगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर y, अब y का मान निकालना है तो 2 को पक्षांतर करोगे तो इधर गुणा में है वो इधर किस में चला जाएगा, भाग में, और 60/2 कितना होता है 30, तो y बराबर 30। अब जब ये 30 आंसर एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा तो कोई भी एक समीकरण में y का मान रख दोगे तो फिर x का मान भी निकल जाएगा। ठीक है, ये विधि समझ आ गई। अब अगली विधि देखते हैं, वज्र गुणनखंड विधि। इसमें क्या करना है इसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन प्रश्नावली क्वेश्चन बनाएंगे, उससे पहले ये विधि देख लूँ। और क्वेश्चन में यदि पहले से बोला गया है कि इस विधि से हल करना है तब उसी विधि से हल करना, अगर कोई भी विधि नहीं बोला गया तो किसी भी विधि से हल कर सकते हो। 2x है और यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि में x y और 1 ये तीनों के लिए बटे में संख्या का गुणा करेंगे। ये तो एक फार्मूला टाइप होता है कि तिर्यक गुणा करना है। x के लिए तो x को हटा के y और जो कांस्टेंट पद है इसका गुणा करोगे, इसको नहीं करना है, इसके सिर्फ गुणांकों का गुणा करना है। x के लिए किसका गुणा होगा, पहले सबका गुणांक लिख लो। x के लिए 2 और 180, यहाँ पर है 120। x को छोड़ के बाकी सबका गुणांक लिखना है। इसका कितना है 4, चिन्ह भी लिखना, प्लस है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, अगर माइनस होता है तो लिखना पड़ता है। 120 है और ये 180 है। और y के लिए अगर बनाओगे तो y को छोड़ देना, इसका क्या है 2 है, 2 है, 2 और 2 और 120 और 180।
और एक एक मतलब कांस्टेंट पद के लिए, तो इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का गुणांक लिखो तो 2 और 2 और 2 और 4 तो। अब गुणा कैसे करना है, तिर्यक गुणा करना है ऐसे। और चिन्ह यहाँ सब प्लस में है इसलिए चिन्ह नहीं लिखा हूँ, जब माइनस में होगा तो चिन्ह के साथ गुणा करना, ये तिर्यक गुणा करना। उसके बाद घटाना है, पहले वाले में दूसरे वालों को क्या करना है, घटाना है। तो ये निकल जाएगा x, और बटे में क्या करना है, तिर्यक गुणा करके घटाना है। तो 180 का 2 से गुणा करोगे, 2 इंटू 180, फिर क्या करना, माइनस घटाओगे 4 गुणित 120, ये हो गया x के लिए। अब y के लिए लिखोगे तो y के लिए 120 दूनी, ये लिखना है 120 इंटू 2 माइनस फिर 120 इंटू 2, रुको ये 120 नहीं है 180 है, तो कितना आएगा 2 गुणित 180, फिर 1। अब 1 के लिए क्या करोगे, 4 दूनी 8 यानी 2 गुणित 4 करना, फिर माइनस 2 दूनी। सबसे पहले इस प्रकार तिर्यक गुणा करना है और घटाना है। वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मेट यह होता है कि जिस वेरिएबल का मान निकालना है उसके अलावा जो बाकी की कांस्टेंट है उसका तिर्यक गुणा करके क्या करना होता है, घटाना होता है। तो ये x का मान निकालना है हमको, तो x के लिए क्या करेंगे, 2y का जो गुणांक होगा और कांस्टेंट पद दोनों का तिर्यक गुणा करना होगा, मतलब पहले समीकरण से दूसरे समीकरण के। फिर यहाँ पर देख लो, जैसे कि 2 गुणित कितना किया हूँ 180, तिर्यक गुणा पहले लिख लेना इस फॉर्मेट में तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। x को छोड़कर इसका और इसका गुणांक लिख लेना। y का निकालना है तो y को मत लिखना, x और ये कांस्टेंट पद लिख लेना। फिर अगर कांस्टेंट पद मतलब 1 के लिए निकालना है तो x और y का गुणांक लिख लेना, फिर दोनों का तिर्यक गुणा करके घटाना है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आंसर, 180 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 18 दूनी 36 तो 360, और 12 चौक 48, तो ये 480 हो जाएगा। y के लिए 120 दूनी 12 दूनी 24 तो 240 माइनस 18 दूनी 36 360 इक्वल टू 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4, अब देखो हल करो, ये आ जाएगा x है और 360 है और 480 है, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस में आएगा, सामने माइनस लगा देता हूँ। 480 में 360 घटाओगे कितना आएगा, 480 में 360 घटाना है तो ये 0, 8 में 6 घटाओगे तो 2 और 3, 4 में 3 घटाओगे तो 120। फिर y, तो y 240 है और 360, तो 360 में कितना घटाना है 240, क्योंकि 360 बड़ा है, बड़े के सामने माइनस है तो ये भी किस में आएगा, माइनस में। अब 360 में कितना 240 घटाना है तो कितना आएगा 0, और 6 में 4 घटाओगे तो 2 और 3 में 2 घटाओगे तो 1, 1 बटे, और ये 8 में 4 घटाओगे तो 4। अब कोई भी एक पद को इतने को लेकर y और इतने को लेकर x का मान निकाल सकते हो। अब दोनों में माइनस है, मतलब ये दोनों अगर कट हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, आंसर प्लस में आएगा। ऊपर मिटा देता हूँ थोड़ा सा, नीचे समझ नहीं आएगा। तो देखो
सबसे पहले एक्स का मान निकालना है, तो एक्स और कांस्टेंट पद को लिखना है। एक्स 120 है इक्वल टू 1/4। तो पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स ये गुणा में है, मतलब भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा। तो 1 × 120/4 कितना आएगा, 4 × 12 30 एक्स की वैल्यू। अब वाई के लिए भी सेम, y इक्वल टू इतना है 120 ही है, बटे में 1/4। तो y बराबर हो जाएगा 12 1 गुणित 120/4, मतलब 4 × 12। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 30। ठीक है, तो इसमें भी x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू क्या है, 30 है। तो कोई भी विधि से हल करो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो जिस भी विधि से हल करना है कर सकते हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर कोई स्पेशल बोला गया है कि इस विधि से ही हल करना है, तब इस विधि से ही करना। बाकी अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो कोई भी विधि से हल कर सकते हो। ये वाले में सूत्र याद रखना कि जिस पद का मान निकालना है उसको छोड़कर बाकी के गुणांकों का तिर्यक गुणा करके क्या करना है, घटा देना है। ये वाला फॉर्मेट याद रखना। जैसे कि अगर एक्स का निकालना है तो यहाँ पर क्या करोगे, y का जो गुणांक होता है, अगर इस फॉर्मेट में लिखूँ a + by इक्वल टू c, ये a1 है, ये a2, ये b1 है, ये b2, और ये c1 है, ये c2। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है मान लो। तब क्या होगा, अगर सूत्र के रूप में लिखना चाहो तो x बटे में लिखना, x को छोड़कर इन दोनों के गुणांकों का गुणा करना है, मतलब b1 × c1 माइनस b2 × c1। ये इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका गुणांक का तिर्यक गुणा करके, इसके तिर्यक गुणा करके इसके साथ क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर y के लिए तो y को छोड़ देना, a और c का गुणा करना है, a1 × c1 माइनस a2 × c1, नहीं ये c2 है, ये c2 है ना, a2 × c1, 1 2 1 2 ऐसे ही रहेगा। फिर 1 के लिए निकालना है तो इसको छोड़ दोगे, a1 × b2 माइनस a2 × b1। ये सूत्र है, समझ लो। वज्र गुणनखंड विधि से अगर निकालना है तो ये सूत्र, ये याद रख लेना, लिख लो कॉपी में। तो तीनों विधि पढ़ चुके, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। अब प्रश्नावली के क्वेश्चन देखते हैं और ये सूत्र लिख लेना वज्र गुणनखंड विधि के लिए। और ग्राफी विधि पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली से। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला जो क्वेश्चन है, जांचिए कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है। अ और ब मतलब x और y के दो मान दिए गए हैं, उसमें से चेक करना है कि चारों समीकरण में से इसका हल ये है, अ है कि ब है। अब चारों समीकरण में x और y का मान रखोगे, हल क्या होता है, उस समीकरण में यदि मान रखोगे तो समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, मतलब दोनों साइड क्या आना चाहिए, बराबर मान आना चाहिए, तब क्या है, यही समीकरण का हल होगा। तो x और y के मान दो रखोगे तो यदि 7 आएगा, मतलब ये समीकरण संतुष्ट होगा, तब क्या होगा, जो आंसर आएगा वो उस समीकरण का क्या होगा, हल होगा। जैसे कि x + y है, इसमें क्या रखोगे, x की जगह 2 रखो। अगर अ के लिए हल करोगे क्या रखोगे, x की जगह 2 और y की जगह 5। तो x की जगह पहला का ना, तो x की जगह x + y = क्या है, 7। तो x की जगह 2 और y की जगह 5, तो 7 = 7। ये तो हो गया। इस अ किसके, a के लिए हल हो गया, लेकिन अब ब का मान रख के देख सकते हो ब भी है कि नहीं। वो एक ही समीकरण के कई हल हो सकते हैं ना, इसलिए दोनों का चेक कर लेना। यहाँ पर x + y = 7 है, अ में रखोगे x में कितना है, -1 प्लस y कितना है, +3। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस और माइनस घटेगा तो 2
तो यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर नहीं है, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। आंसर कौन है, ये। तो जो पहला समीकरण है उसके लिए हल क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 5। तो पहला का आंसर आएगा जो मान है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो x प्लस वाई का मान रखे तो कि दोनों साइड क्या आया, बराबर आया। सेम दूसरे क्वेश्चन के लिए भी वही करना है, x और y का मान रख के चेक करना है दोनों का। तो दूसरा भी बना देता हूँ, तीसरा और चौथा तुम लोग बना लेना, ठीक है। दूसरे में मतलब मान रख के देखते हैं, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो 2x, x की जगह क्या रखना है, 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 y की जगह क्या रखना है, 5, 5 इंटू 5 इक्वल टू 30, 5 पंचे 25 और 2 दूनी 4। तो ये कितना आएगा, 25 और 4 29, 29 और 13 दोनों बराबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये वाला मान रख के देख लेते हैं, 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। x की जगह क्या रखना है, -1, 2 इंटू -1 प्लस y की जगह क्या रखना है, 3, तो 5 इंटू 3 13। तो 2 1 कम 2 माइनस में, 5 तिया 15, 5 तिया 15 13। तो 15 प्लस में है माइनस में, तो 15 में 2 घटाओगे 13 प्लस में आएगी, क्योंकि सामने बड़े के सामने प्लस है। तो 13 इंटू 13 दोनों बराबर है, 13 इक्वल टू 13, इसलिए क्या होगा, आंसर ये होगा। तो दूसरे समीकरण का आंसर होगा बी, दूसरे के समीकरण के लिए भी। तीसरा और चौथा बना के देख लेना, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 2 का। जांचिए कि और ब कौन समीकरण के कौन सा जो आंसर है समीकरण के हल हैं। यहाँ पर चेंज पहले और दूसरे क्वेश्चन में अंतर ये है कि वहाँ पर एक ही समीकरण था, यहाँ पर युग्म समीकरण है। युग्म पद समीकरण बताओ कि दो समीकरण यदि एक साथ हो तो उसको क्या बोलते हैं, युग्म पद समीकरण। वही युग्म पद समीकरण है, मतलब दोनों में यदि x और y के मान संतुष्ट होंगे तब आंसर होगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में चेक करेंगे। अगर दोनों में अगर कोई भी x और y का मान सही है, मतलब समीकरण को संतुष्ट करता है, तब वो आंसर होगा। और पहले में केवल एक ही समीकरण था तो एक ही में चेक कर देते। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में दो समीकरण हैं, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन बताऊँगा, बाकी क्वेश्चन बना लेना, ठीक है, और कमेंट कर देना आंसर। x प्लस वाई, पहला समीकरण देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy। पहले हम चेक करते हैं, 5 इक्वल टू 5xy, और इसी का युग्म पद समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 13x। अगर इन दोनों समीकरण में x और y के मान संतुष्ट होंगे तभी क्या होगा, वो आंसर होगा, वरना नहीं होगा। ये याद रखना, युग्म पद समीकरण। पहले इसमें रख लेते हैं, x इक्वल टू क्या रखना है 3, y इक्वल टू है -1 और 5xy। तो x की जगह है 3 और y की जगह है -1। हल करो, कोष्टक खोलोगे तो 3 - 1 हो जाएगा। इधर 5 दिया 15 और 15 एकम 15 और माइनस के प्लस के साथ गुणा होगा तो -15। तो यहाँ आ जाएगा 2 - 15। चूँकि समीकरण क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस समीकरण में नहीं हो रहा है तो इसमें हो भी जाएगा तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोनों में संतुष्ट होना चाहिए। इसलिए ये मान इस समीकरण का हल हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही समीकरण में संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। अब ब को चेक कर लेते हैं। तो ब के लिए x बराबर क्या है, 1/2, y बराबर क्या है 1/3, 5, x की जगह 1/2, y की जगह 1/3। हल करो तो नीचे का नीचे के साथ गुणा, 3 दूनी कितना 6, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2। ये पढ़ चुके हो आप परिमेय संख्याओं का गुणा, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा भाग। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जब भी करना तो नीचे नीचे का गुणा करोगे तो हर प्राप्त हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2 और प्लस है इसलिए प्लस का साइन, तो 3 + 2।
अब इधर करो तो गुणा करोगे तीनों का, तो ऊपर ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, नीचे नीचे वाले के साथ। तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, तो 5/6 इधर भी, 5/6 इधर भी। तो ये आंसर तो सही है इस समीकरण के लिए, लेकिन इसके लिए भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तब आंसर आएगा ब। तो इसमें भी चेक करके देख लेते हैं। 3x 3 इंटू एक्स का मान क्या है 1/2 प्लस 2y, तो y का मान क्या है 1/3 इक्वल टू 13। x का मान क्या है 1/2 और y का मान क्या है 1/3। सिर्फ x और y की वैल्यू इस समीकरण में क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ और हल कर रहा हूँ। तो 3 एकम 3 गुणा करोगे तो ऊपर का ऊपर के साथ, और 3/1 मान सकते हो तो नीचे का नीचे के साथ, तो 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 और 3 एकम 3। इसका गुणा करोगे तो 13 ऊपर में है तो ऊपर वाले के साथ होगा, एक के साथ, तो 13 एकम 13 ही आएगा और 3 दूनी 6। अब इसको हल करो तो सबसे पहले नीचे के लिए क्या करेंगे, हर के लिए नीचे का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ऊपर के लिए 3 3 9, 13 गुणा करके क्या करना है, जोड़ना है, 2 दूनी 4। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13/6 इधर भी और 13/6 इधर भी है। तो दोनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, मतलब इस समीकरण के लिए हल क्या होगा ब। तो ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ब, क्योंकि ब है जो दोनों में क्या आ रहा है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। अ एक ही समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो दूसरे को करे चाहे ना करे वो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। और बचे हुए 2 क्वेश्चन आप बना के देख सकते हो। 2x - 3y = 9, 2x - 3y = 9 और इसी का युग्म पद समीकरण है 3x + 7y = 2। और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी युग्म पद समीकरण है तो जो x और y के मान है दोनों समीकरण में संतुष्ट होना चाहिए, केवल एक में नहीं, तभी वह उसका आंसर होगा। अब x की जगह रखेंगे 3 और y की जगह रखना है -1, 3 - 1 = 9। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 3 बटे क्या है 1, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 है तो 3 ही रहेगा, 3/1 मतलब क्या 3, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस। तो इधर 6 और 3 9, 9 = 9 आ गया। इधर भी अगर सही आएगा तब आंसर हो सकता है। तो इधर 3, x का मान कितना है, यही वाला रखना ना, क्योंकि इसमें भी ये वाला चेक किए हो तो इसमें भी यही वाला। तो x का है 3 है तो 3 और y क्या है -1 और ये है 2। तो 3 और 3, 3 3 9 हो गया और प्लस और माइनस से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और कितना है 7, 2, तो 9 में 7 घटाओगे तो 2 = 2। तो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है ये मान, तो दूसरे का आंसर क्या होगा अ होगा। अब ब भी है कि नहीं ये भी देख सकते हो, अब ब का मान रख के देख लो, ब में अगर हो सकता है इसके 2 आंसर हो तो ब का भी मान रख के देख लेते हैं। x बराबर 1/2 रखना है तो 2 1/2, x की जगह -3, y की जगह 1/3 रखना है। तो ये देखो 3 है 3y है तो y की जगह क्या रखेंगे 1/3, तो 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए पूरे में 1/3। अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लिखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अगर इसको जब भी ऊपर ले जाओगे मतलब भाग करोगे तो जब गुणा में परिवर्तित होता है तो ऊपर का जो हर है वो अंश में बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर जो ये 3 है उसको 3/1 लिख सकते हो, तब समझ आएगा। ये बड़ा वाला भाग है। अब 2 एकम 2 ऊपर का गुणा और नीचे का नीचे से खा, तो 2 एकम 2 माइनस। अब ये देखो 3/1 है और ये 1/3 है, तो ये 3/1 पहला है, इसमें भाग देना 1/3 को। अब भाग जब गुणा में बदलता है तो ये पलट जाता है 3/1, 1/3 क्या हो गया 3/1 = 9। 2 और 2 कितना हो जाएगा
दो एक कम दो, एक बार में कट जाएगा। और ये ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे में एक एक कम एक ही आएगा, और 3 तिरिक 9, तो 8 इक्वल टू -8 और 9 आ रहा है। समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो ये वाला आंसर क्या हो सकता है, इस समीकरण का आंसर नहीं होगा। तो इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर एक में नहीं आ रहा है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रश्नावली को। चलिए प्रश्नावली 2 का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हालांकि क्वेश्चन दे दिया है कि समीकरण का हल याद करना है, पर उसमें समीकरण के हल होंगे कि नहीं, कितने हल होंगे वो याद करना है। उसके लिए नेक्स्ट जो अगली क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। इसलिए अभी सिर्फ चौथा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें समीकरण हल करके जो चर का मान है x और y उसका मान याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो कोई भी विधि से हल कर सकते हो, विलोपन, वज्र गुणनखंड या फिर प्रतिस्थापन। तो किसी भी विधि से हल करो आंसर सेम आएगा। मैं इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करूँगा। विलोपन विधि तब ठीक रहता है जब सामने गुणांक है उसको 0 कर दो, सिंपल सा है, गुणा करोगे। और जो प्रतिस्थापन विधि है उसके लिए सामने में यदि किसी भी एक वेरिएबल के सामने में गुणांक नहीं है तब वो ठीक रहता है, ये याद रख। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। बाकी कोई भी विधि से हल करो आंसर सेम आएगा। और बस वही तकलीफ़ है कि कोई विधि ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोई कम। विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। तो समीकरण है, क्या समीकरण दिया है उसको पहले लिख लेना। दिया है 7√7x प्लस √11y इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण। फिर है √3y माइनस √5y इक्वल टू 0। करनी 7x प्लस करनी 11y बराबर 0 और करनी 3y माइनस करनी 5y बराबर 0, ये दो समीकरण। अब इन दोनों समीकरण का विलोपन विधि से हल करना है, तो गुणांक क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि घटाओगे तो गुणांक बराबर रहेंगे तभी 0 होगा। एक वेरिएबल ये x है ना, ये x है। अब क्या करेंगे, करनी 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, करनी 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो दोनों का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण 1 जो है में करनी 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में करनी 3 का गुणा करना है, मतलब दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है, तो करनी 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 7 इंटू करनी 3 x प्लस 11, तो करनी 11 इंटू करनी 3, करनी का गुणा पढ़ चुके हो करनी पाठ में कक्षा 9वीं में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे आया, गुणा करोगे तो। फिर है समीकरण 2 में कितना का गुणा करना है, करनी 7 का। समीकरण 2 में ये हो गया, समीकरण 3 मान लो इसको, और समीकरण 2 में कितने का, करनी 7 का गुणा करने पर कितना आएगा, करनी 3 इंटू 7, इसको गुणा कर लेते हैं, एक लाइन रुको, ताकि 7 या 21 सरल दिखे। 21 करनी x प्लस 11 तिया 33 करनी 33 y इक्वल टू 0। अब थोड़ा ये सरल दिख रहा है, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं करनी 7 का, कर दो। करनी समीकरण 2 में करनी 7 का गुणा करोगे तो क्या होगा, करनी 3 इंटू करनी 7 x प्लस करनी माइनस है ना, माइनस करनी 5 इंटू करनी 7 y इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करोगे 0 ही आएगा। अब करनी 3 का
के साथ गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लिख देता हूँ ताकि समझ आए। तो ये क्या हो जाएगा, 7 या 21, 21 करनी x माइनस 5 सत्ते 35 करनी 35y इक्वल टू 0। और ये चौथा समीकरण मान लो। तो अब देखो हल करोगे तो अब ये और ये जो तीसरा समीकरण गुणा करके, जो अब दोनों का गुणांक समान है तो क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो x वाला 0 हो जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, विलोपन विधि में क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है किसी एक पद को, x वाले पद को विलुप्त करना है। इसलिए क्या कर रहे हैं, करनी जो समीकरण 3 बनाए हैं, करनी 21x प्लस करनी 35y इक्वल टू 0 को घटाना है। किससे घटाना है, समीकरण 4 क्या है, करनी 21x माइनस करनी 35y, करनी 21x माइनस ये प्लस है ना 0, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4। इसको क्या करना है, घटाना है। घटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, इसमें तो 0 है, प्लस माइनस का काम ही नहीं है। ये प्लस है माइनस है, दोनों समान वैल्यू है, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या लिखोगे, करनी 33। अब जोड़ तो नहीं सकते, करनी कब जुड़ता है, जब दोनों के गुणांक क्या हो, समान हो। मतलब ये जो संख्या है समान होती तब जुड़ सकता था, अब तो नहीं जुड़ेगा। लिख दो सीधा, करनी 35 तो 0, इस प्रकार। अब क्या करोगे, y कॉमन ले लोगे तो y तो 0 हो जाएगा, इसमें भी क्या प्रॉब्लम। अगर y कॉमन निकालोगे तो करनी 3 और ये हो जाएगा करनी 35। दोनों में y है तो y कॉमन निकालिए, बचा क्या, करनी 33 और करनी 35 प्लस है। अब y इसको पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर क्या है, गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा, लेकिन आएगा कितना, 0 आएगा। ये देखो y बराबर क्या आ गया, 0। करनी 33 और इसे 0 से किसी भी संख्या को भाग दोगे तो 0 ही आएगा। तो ये आ गया 0। अब y का मान अगर इसमें रख दोगे तो x का मान भी 0 ही आएगा। रख के देख लो, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर क्या है, 7x, करनी 7x है और करनी 11, y की जगह 0 इक्वल टू 0, करनी 7x, ये हो गया पूरा 0, 0 से गुणा करोगे तो 0 और ये 0, तो इसको पक्षांतर करोगे तो x बराबर हो जाएगा 0 बटे करनी 7 जो कि है 0। तो जो चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न चौथा का चौथा करनी, इसका आंसर क्या होगा, y का मान भी 0 होगा और x का मान भी 0 होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बना के देख लेना इसी विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग करके देख सकते हो, 0 ही आएगा इसमें आंसर। ठीक है, अब मैं इबारती क्वेश्चन जो दिया है उसको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक।